हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के सेशन में जिसका नाम है सामुदायिक जुटाव एक परिचय। मेरा नाम अनुप्रिता शुक्ला है और मैं ईस्ट एंग्लिया यूनिवर्सिटी नॉरिच इंग्लैंड में काम करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूंगी सामुदायिक जुटाव पर। ये सेशन सामुदायिक जुटाव के सिद्धांतों का सामान्य परिचय देगा। अब मैं जल्दी से आपको उन लक्ष्यों के बारे में बता देती हूँ जो हम इस सेशन में पूरे करने वाले हैं। तो हमारा पहला लक्ष्य है सामुदायिक जुटाव के मुख्य सिद्धांतों को समझना। हम लोग सामुदायिक जुटाव को व्यवहार में देखेंगे और इसके सिद्धांत को समझेंगे। साथ ही हम सामुदायिक जुटाव के विभिन्न उपयोगों को भी समझेंगे जो विकास में काम आते हैं। इस सेशन के आखिर में मैं आपको करने के लिए एक छोटी सी गतिविधि दूंगी जहां आपको एक काल्पनिक परिदृश्य के लिए सामुदायिक हस्तक्षेप डिजाइन करना होगा। तो बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। तो कौन से शब्द आपके मन में आते हैं जब आप समुदाय शब्द सुनते हैं? क्या आप कुछ शब्द सोच सकते हैं? क्या आपने गांव के बारे में सोचा, एक कस्बे के बारे में, वकीलों के समूह के बारे में, एक स्पोर्ट्स क्लब के बारे में, शायद किसी ट्रेड यूनियन के बारे में? अगर ऐसा है तो आप सही दिशा में हैं। तो सही मायनों में समुदाय लोगों का एक समूह है जो क्षेत्रीय या भौगोलिक हो सकता है। कई बार लोग स्वयं को सांस्कृतिक मान्यता, जातीयता के आधार पर व्यवस्थित करते हैं और इसके अलावा लोग पेशेवरों के समुदाय के रूप में भी एक साथ आते हैं। तो जो स्लाइड आपके सामने है उसमें कई तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में एक समुदाय है जो क्षेत्रीय है, एक गांव, एक प्रादेशिक इकाई है। फिर एक दूसरी तस्वीर है भारत के उड़ीसा राज्य के एक आदिवासी समुदाय की, जिसमें लोग जातीयता एवं सांस्कृतिक रिवाजों के आधार पर एक साथ रहते हैं। आपके सामने एक और तस्वीर महिला किसानों की है जो अपने काम, नौकरी या पेशे की वजह से एक साथ एक समुदाय में रहती हैं। तो अब सामुदायिक जुटाव का क्या मतलब है? सामुदायिक जुटाव के दो पहलू हैं। पहला है स्वयं स्थानीय लोग, जिन्हें हम स्थानीय कार्यकर्ता कहते हैं, और दूसरा पहलू है बाहरी सहायक कार्यकर्ता। सामुदायिक जुटाव की अवधारणा विभिन्न तरीकों से की गई है। लोग इसे साहित्य में अलग-अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। आसान शब्दों में सामुदायिक जुटाव एक संगठित प्रक्रिया है जिसमें दो प्रकार के कार्य होते हैं जो यह तय करने के लिए साथ आते हैं कि किसी समुदाय में स्थानीय जरूरतें क्या हैं। मैं यहाँ पर समस्या शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहती। तो वो अपनी ज़रूरतों की पहचान करते हैं और उन समुदायों और सहयोगियों को बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक साथ आकर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, चिंतन करते हैं और समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। तो सामुदायिक जुटाव एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि इसमें क्षमता होती है सामाजिक बदलाव को लाने की। जैसे जैसे हम इस प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको कई उदाहरण दूंगी। पर इससे पहले कि हम ये करें, हमें सामुदायिक जुटाव के सिद्धांतों और इतिहास को समझने की जरूरत है। ये चित्र पॉलो फ्रायर का है, जो एक प्रसिद्ध ब्राजीली शिक्षा विचारक, दर्शन शास्त्री एवं कार्यकर्ता थे जो पूरे शिक्षा शास्त्र में क्रांति लाए थे। उन्होंने उत्तरी पूर्व ब्राजील के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना शुरू किया, जहां की ज्यादातर जनसंख्या अशिक्षित और गरीब थी और साथ ही उनमें ज्यादातर लोग वयस्क थे। अपने काम के आधार पर उन्होंने शिक्षा, सामुदायिक विकास, सामुदायिक स्वास्थ्य और कई अन्य क्षेत्रों को प्रभावित किया। हम इस सेशन में उनके कुछ मुख्य सिद्धांतों को इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहला और जरूरी सिद्धांत है विवेकीकरण। आम शब्दों में ये ऐसी प्रक्रिया है जहां हर व्यक्ति अपनी सामाजिक सच्चाई को जानता है और इसे चिंतन और कार्य द्वारा किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है।
पहला है सोचना, विचारना, जो कि चिंतन है, और दूसरा है कार्य करना, जिसका तात्पर्य है कुछ काम करना, ठीक है? तो उनकी जिन 3 किताबों के मैं नाम लिख रही हूँ, पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन और पेडागॉजी ऑफ होप, ये इन्हीं 3 सिद्धांतों पर आधारित है। इस सेशन के लिए जो सामुदायिक जुटाव के बारे में है, हम एक विषय चुनते हैं, जैसे शिक्षा और आजीविका के अवसर, ठीक है? तो इस विषय को लेकर आइए कुछ बिंदुओं के साथ आगे बढ़ते हैं यह समझने के लिए कि फ्रायर के इस सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो उन्होंने अपनी किताब पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड में एक सिद्धांत बनाया, मौन की संस्कृति, जो एक ऐसा सिद्धांत है जो बड़े पैमाने पर शक्ति असंतुलन और असमानता की बारीकियों या सूक्ष्मताओं को बताता है और लोगों के मौन रहने की बात करता है। इसके कई कारण हो सकते हैं जिन पर हम बात करेंगे। शक्ति के आयामों की पहचान करने के लिए आपको अपने आसपास के समुदायों में सामाजिक वास्तविकता को समझना होगा। इसको समझकर इस पर सही दिशा में बात करनी होगी, जिसका मतलब है विचार विमर्श, मिलना जुलना और वहां की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से एक समाधान तलाशना। उदाहरण के लिए वहां पर लैंगिक असमानता की समस्या हो सकती है, जैसे कि घरेलू हिंसा, जहां पुरुष महिला पर हिंसक व्यवहार करता है पर वो इस पर चुप रहती है। दूसरा है जातिगत भेदभाव, जिसके भारत में विभिन्न उदाहरण हैं। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था, अमीर गरीब या ऊंची जाति के किसान जिन्हें सभी सरकारी योजनाओं और उधार का लाभ मिलता है। और फिर उम्र भी एक कारण हो सकती है जो असमानता की भावना जागृत करती है। उदाहरण के लिए भारत में रिवाज इसी ओर संकेत करते हैं कि युवा पीढ़ी अक्सर जरूरी मुद्दों पर आवाज नहीं उठा पाती। हमारा सामाजिक स्तर भी असमानता को दर्शाता है। उदाहरण के लिए एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो पढ़ी लिखी है, जिसका गांव में पक्का मकान है, उसकी ज्यादा इज्जत होगी बजाय उस औरत के जो एक छोटे स्तर की किसान है और अनपढ़ है ना? तो वास्तव में ये सोच और सिद्धांत ये कहता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जीवन यापन के लिए, रोजगार के लिए शिक्षा और अवसर सबको समान नहीं मिलते। फ्रायर ने समाज को असमानता, अशिक्षा के नजरिए से देखकर कदम उठाए। और वैसे भी लोगों में बदलाव लाने की पूरी क्षमता होती है। तो अगर हम चिंतन करते हैं, अगर हम समाज की वास्तविकता से वाकिफ हैं, अगर हम जहां रह रहे हैं वहां की असमानता को समझते हैं, हम उस पर बात करते हैं, तो हम साथ मिलकर एक सशक्त समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अब तक हमने बात की कि समुदाय और सामुदायिक जुटाव का क्या मतलब है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सिद्धांतों के साथ। सामुदायिक जुटाव को अभ्यास में कैसे लाया जाता है? इस स्लाइड पर मैंने सामुदायिक जुटाव के कुछ आयाम बताए हैं, जिन पर मैं उदाहरण दूंगी। ये हैं साझा चिंतन, एक गंभीर चेतना, संगठनात्मक संरचनाएं और नेटवर्क, नेतृत्व और सामूहिक क्रियाएं और सामाजिक सामंजस्य, जैसा आप अपने सामने की स्लाइड में देख रहे हैं। साझा चिंतन क्या है? एक अच्छे उदाहरण के लिए चलिए सोचिए एक गांव के एक कृषि समुदाय के बारे में, जहां पर बिजली की समस्या है और सूखा पड़ता है। तो अगर वहां बिजली नहीं है, तो लोग खेतों में, टंकियों में पानी नहीं पहुंचा पाएंगे और ये फसलों की पैदावार को प्रभावित करेगा। एक और उदाहरण है ग्रामीण जल और स्वच्छता से संबंधित योजनाएं, जहां समुदाय को 20% धन इकट्ठा करना होता है। और ये वो मुद्दा है जिसके लिए लोगों को साथ आकर धन इकट्ठा करना होगा, जिससे वो योजना को लागू करवा सकें। दूसरा आयाम है गंभीर चेतना। तो इसके लिए हमें पीछे जाना होगा, जो बात मैं पिछली स्लाइड में कर रही थी, यानी धारणाओं के, अपने पूर्वाग्रहों के बारे में चिंतन करना और हमारे जीवन को आकार देने वाली असमानता और अन्याय के बारे में सोचना और जागरूक होना। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे बहुत समय तक भारत में अनुसूचित जाति की महिलाओं को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था।
जब समाज में एक गंभीर चेतना जागृत हुई, प्रदर्शन हुए और हर जगह ये खबरों में आया, मुख्यतर दक्षिणी भारत में, जहां महिलाओं को कुछ मंदिरों में प्रवेश दे दिया गया। इसी तरह ग्राम पंचायत, शायद जिला परिषद या सहकारी समितियां, जैसे कि उदाहरण है, अगर हम सामुदायिक जुटाव में नेतृत्व की बात करेंगे, तो धार्मिक नेतृत्व हो सकता है, राजनैतिक नेता हो सकते हैं, औपचारिक ग्रामीण परिषद, अनौपचारिक ग्रामीण जनजातीय परिषद, पंचायत और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। पर नेतृत्व का मतलब केवल सामूहिक नेतृत्व नहीं होता। ये व्यक्तिगत नेतृत्व भी हो सकता है और सामूहिक कार्य इसके मुख्य आयाम हैं। सामूहिक कार्य से मेरा मतलब है जैसे गांव में देवी के लिए एक ग्रामीण उत्सव का आयोजन, और साथ ही कुछ और भी सामूहिक कार्य हो सकते हैं जहां लोग साथ आते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जैसे पुल बनाने के लिए या गांव में सड़क बनाने के लिए। अगर इन सबको साथ रखें तो सामुदायिक जुटाव आधारित है सामाजिक जुड़ाव पर, जिसका मतलब है आपको एक समुदाय के रूप में साथ में आना होगा। इससे समुदाय में घनिष्ठता आती है। मेरे पास सामुदायिक जुटाव के कुछ अन्य उदाहरण हैं। भारत में विभिन्न विकास योजनाएं आई जिनके कुछ उदाहरण भी दूंगी। पहला है एचआईवी से रोकथाम के लिए सामुदायिक जुटाव एक सफल प्रयास रहा है, जिसका एक अच्छा उदाहरण है बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा भारत में वित्त पोषित अवहन कार्यक्रम, जिन्होंने सह शिक्षकों को अपनी योजना में शामिल किया। तो सह शिक्षक कौन है? सह शिक्षक समुदाय के वो सदस्य हैं जिन्हें बाहर के लोगों ने प्रशिक्षित किया है, जिनका समुदाय पर प्रभाव होता है। इन सदस्यों पर लोगों को ज्यादा विश्वास होता है और वो समुदाय के लोगों के साथी होते हैं, दोस्त होते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है सखी, दीदी या ताई, जो भारत के अलग-अलग हिस्सों में होती हैं। इन्हें प्यार से ऐसे ही नामों से बुलाया जाता है। अगला उदाहरण है स्वच्छ भारत अभियान, जो स्वच्छता के विषय से जुड़ा है। इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने वाले तरीके का इस्तेमाल किया। यहाँ हमने कई सारे अभिनेताओं, राजनीतिक पार्टियों, राजनीतिक नेता और कई मजबूत और प्रभावी लोगों को देखा, जिन्होंने बड़ी संख्याओं में लोगों को पूरे देश में सफाई अभियान में और सफाई कर्मचारियों के साथ जुड़ने के लिए कहा। साथ ही दूसरे उदाहरण है घरेलू हिंसा या दारूबंदी के, जिसे नशे की लत भी कहते हैं। जब हम भारत में विकास की बात करते हैं तो ये दर्ज है कि दारूबंदी एक विरोध था जो भारत के गांवों के स्थानीय समूहों ने किया था। आखिरी पर बेहद जरूरी, संयुक्त बाल विकास योजनाएं, जिनमें आशा और आंगनबाड़ी कर्मी को सम्मिलित किया गया। ये बड़ी संख्या में हुए सामुदायिक जुटाव का एक उत्तम उदाहरण है, जिसके सुखद, स्वस्थ और पोषण परिणाम निकले हैं। एचआईवी रोकथाम कार्यक्रम में सामुदायिक जुटाव का उदाहरण है एचआईवी रोकथाम योजना, जिसमें सेक्स वर्कर्स समुदाय के साथ काम किया गया और जिसके परिणाम स्वरूप सामुदायिक जुटाव ने सेक्स वर्कर्स को वकालत करने, उनके राशन कार्ड और अन्य सामाजिक अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने में मदद की। उदाहरण के लिए इस स्लाइड के अंत में उस किताब का और इस प्रोजेक्ट के एक प्रशिक्षण मॉड्यूल का लिंक है। यहाँ सामुदायिक जुटाव के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया गया, जैसे व्यक्तिगत बातचीत का आयोजन या समुदाय में धार्मिक त्योहार का आयोजन और उनमें भाग लेना और भागीदारी से बात करना आदि। यहाँ एक और व्यक्तिगत अध्ययन है सामुदायिक जुटाव के लिए, जिससे पोषण और स्वास्थ्य के परिणाम बेहतर हुए। तो मैं आपको इस उदाहरण के छोटे कदमों के बारे में भी बताऊंगी। उड़ीसा में एक सहभागी शोध कार्य किया गया और ये पता लगाया गया कि जागरूकता बढ़ाने के लिए पारंपरिक और स्थानीय खान पान का प्रयोग होना चाहिए, जो पोषण के लिए अच्छा होगा। वहां के स्थानीय शोधकर्ताओं, जो इस केस में स्थानीय युवा सदस्य थे, को प्रशिक्षित किया गया। उनको सहभागी तरीकों में शामिल किया गया और विभिन्न सहभागी तरीकों द्वारा आंकड़े एकत्र किए गए, जैसे समूह विचार विमर्श, मौसमी पंचांग, साक्षात्कार आदि।
जो परिणाम इन तरीकों से निकले, उनसे समुदाय की पहचान की गई और इस गांव के पारंपरिक खाद्य पदार्थ को दर्ज किया गया। यहाँ के स्थानीय लोगों ने एक फिल्म बनाई और स्थानीय युवा समूहों ने यहाँ की भोजन सामग्री को चित्रित किया। तो अगली तस्वीर है जहाँ पर एक आंगनबाड़ी कर्मी की स्थानीय खाद्य सामग्री को खाना बनाने में इस्तेमाल किया गया। उसके यहाँ अपना स्वयं का बागान था जहाँ वो अपने पौधे जैसे मिर्ची उगाती थी। उसने टमाटर और कुछ स्थानीय हरी सब्जियों का इस्तेमाल भी किया जो बहुत पोषक थीं और जिन्होंने उसके परिवार के भोजन की गुणवत्ता में सुधार किया। ये अगली तस्वीर यह दिखाती है कैसे उसके घर में स्थानीय सामुदायिक शोधकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। जैसे हमने शुरू में कहा था, स्थानीय मुद्दों को समझने की जरूरत है। जब स्थानीय मुद्दे की पहचान हो जाए, तब दोनों समूहों को साथ आकर योजना बनानी चाहिए। तो यह सामुदायिक जुटाव के चक्र में उस चरण का हिस्सा है। जब घर के अंदर का प्रशिक्षण पूरा हो जाए, तो सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास सभी उपकरण हैं और आंकड़े एकत्र करने से पहले उन्हें क्षेत्र में ले जाकर जांचिए। मुद्दे की पहचान के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। जैसे महिलाओं का एक समूह खान पान के तरीकों पर चर्चा करता है एवं बच्चों को खिलाने की आदतों पर और फसलों की पैदावार इत्यादि पर चर्चा करता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं व्यक्तिगत साक्षात्कार और यहाँ पर प्रतिभागी खान पान की आदतों पर चर्चा कर रही हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, अधिकांशतर खाना पकाने का काम महिलाओं का होता है। अतः हमें इसे सुधारने के लिए या पूरे परिवार के आहार में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए उन पर ध्यान देना होगा। इसके बाद सामुदायिक जुटाव के तरीकों की और इसके सिद्धांतों और अभ्यासों दोनों की कुछ आलोचनाएं भी हैं। ये टेबल देखिए, जिसमें कुछ विषय लिखे हैं और कुछ उदाहरण। तो सामुदायिक जुटाव की अक्सर एक आलोचना रहती है कि ये शक्ति को दोहरे रूप में देखते हैं। कुछ लोग शक्तिशाली हैं और कुछ लोग कमजोर। पर ऐसा हमेशा सच नहीं होता। जैसे कि जो लोग विकास के क्षेत्र में काम करते हैं, वह इस बारे में जानते हैं। जैसे डेविड मॉस ने इस पर बात की थी अपनी मशहूर किताब में, जिसका लिंक मैंने संदर्भ सेक्शन में दिया है। जब कोई पैसा देने वाली संस्था जाती है और एक एनजीओ या सीबीओ के साथ काम करने लगती है, तो वहां के लोगों के पास भी शक्ति संतुलन पर बात करने की क्षमता होती है। इस प्रकार से ये एक सहयोगी प्रक्रिया है। सामुदायिक जुटाव को लेकर एक सामान्य आलोचना है कि इसमें भागीदारी अक्सर सांकेतिक होती है। यौन शिक्षा के संदर्भ में बातचीत करने के लिए अगर बहू और सास को साथ बुलाया जाएगा और अगर इस आधार पर योजना बनाई जाएगी, तो सोचिए उस योजना का आधार ही गलत होगा, क्योंकि बहुएं सास के समक्ष इस विषय पर बात करने में सहज महसूस नहीं करती हैं। जैसा आप जानते हैं कि जाति, वर्ण, आमदनी, जीवन चक्र और भी बहुत से कारण पहचाने जाने चाहिए ताकि विभिन्न सामुदायिक जुटाव के तरीकों में सही तौर पर भागीदारी हो सके। और फिर एक और आलोचना है कि ये कार्यक्रम संदर्भहीन होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो एक उदाहरण देती हूँ। एक बड़ी योजना लागू होती है जिसका लक्ष्य सेक्स वर्कर्स के लिए रोजगार सृजित करना और उन्हें विस्थापित करना है। और वे उन्हें सिलाई मशीन देते हैं और फिर सिलाई की कक्षाओं के बाद वे आमदनी कर सकती हैं और सेक्स वर्क छोड़ सकती हैं। पर यह बहस के लायक है, क्योंकि जो काम सेक्स वर्कर करती हैं उसमें वो शायद 2000 या 1000 रुपए कमाती हैं एक दिन में सेक्स वर्क से। पर शायद वो खुश ना रहें, क्योंकि सिलाई की कक्षाओं के लेने और सिलाई मशीन खरीदने के लिए उसे महीने भर की तनख्वाह की लागत आए। और क्या ये एक कारगर तरीका है? तो इन सभी बातों जैसे गरीबी का आजीविका से जुड़ा होना और कार्यक्रमों के व्यापक गैर संदर्भीकरण पर बहुत बहस हुई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये बेहतर भी हैं।
इसका एक अच्छा उदाहरण है भारत में ज्यादातर एचआईवी बचाव योजनाएं, जो उन तरीकों को अपनाती थीं जहां लोगों को अपनी सेक्सुअलिटी को बाहर बताना पड़ता था। और बाहर आने का मतलब है ये बताना कि वो समलैंगिक हैं या एक सेक्स वर्कर हैं या एचआईवी पॉजिटिव इंसान, जो ज्यादा शर्म और शर्मिंदगी की बात होती थी। कई बार इसमें जान का अधिक खतरा होता था। जैसे कि शहर की तुलना में एक गांव में समलैंगिक रूप में बाहर आना इतना आसान नहीं है, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण आलोचना है कि इसमें सोचा गया है कि सामाजिक बदलाव बहुत आसान और रैखिक प्रक्रिया है। रैखिक मतलब कि ये ए से शुरू होकर बी तक पहुंचेगी, वहां से सी और डी, और फिर हमें ई पर जाकर परिणाम मिलेंगे। ये इतना आसान नहीं है। उदाहरण के लिए एक पैसे देने वाली संस्था साथ आती है और हम ये फैसला लेते हैं कि हम एक समुदाय या किसी एनजीओ के साथ काम करेंगे अगले 5 सालों के लिए, और हम एक बहुत बढ़िया योजना बनाएंगे और गांव की गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ, अच्छी दिशा में बदलाव आएंगे, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब हमने जो पढ़ा है उसका सारांश बता देती हूँ। हमने शुरुआत की थी ये पहचान करने से कि समुदाय कैसे बनता है। सामुदायिक जुटाव क्या है? हमने संक्षेप में सामुदायिक जुटाव के सिद्धांतों और इतिहास के बारे में समझा। हमने सामुदायिक जुटाव के विभिन्न आयामों को उदाहरणों के साथ समझा। हमने ये भी समझा कि कैसे सामुदायिक जुटाव बड़े विकास के क्षेत्रों में विभिन्न विषयों पर लागू होता है। फिर हमने एक ऐसा अध्ययन पढ़ा जहां सामुदायिक जुटाव का सफल प्रयोग सेक्स वर्कर्स के समुदाय में किया गया। और फिर हमने एक केस स्टडी देखी जिसमें दिखाया कि सामुदायिक जुटाव से उड़ीसा में जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में किस प्रकार सुधार हुआ। अब आपको एक गतिविधि करनी है जिसमें आपको सामुदायिक जुटाव कार्यक्रम की योजना बनानी है। ये एक काल्पनिक परिस्थिति है जिसमें बूढ़ी महिलाओं में कुपोषण दर अधिक है, और कुछ सवालों पर विचार करें। उदाहरण के लिए, भागीदार कौन है? शायद पंचायत, गांव स्तर के एसएचजीज, आंगनबाड़ी शिक्षक। तो समुदाय के लोगों की जानकारी विकसित करना जरूरी है। सभी दस्तावेजों और कागजों को शामिल करें, जैसे मुख्य नेता कौन है जिसे दोनों समूहों ने पहचाना है, इस गांव की जनसंख्या संरचना क्या है, रोजगार शिक्षा दर की क्या स्थिति है। जब एक बार इन स्थानीय चीजों की पहचान हो जाए तो कौन सी योजनाएं लागू होंगी और कैसे। उदाहरण के लिए, क्या कोई मासिक बैठक होगी? क्या प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने की जरूरत है? क्या साप्ताहिक बातचीत की जरूरत है? या क्या नियमित अंतराल पर जागरूकता कैंप के आयोजन की जरूरत है? किस तरह की सामाजिक संरचना की जरूरत पड़ेगी? शायद सास बहु पोषक कार्य, कार्यकारी समूह को बनाने की जरूरत है, या युवा मंडल या पहले से मौजूद संरचनाओं का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किन संसाधनों की जरूरत है, ये सभी सोच कर देखिए। हो सकता है इन संसाधनों में पैसा लगे। मैंने कई उदाहरण दिए हैं, जैसे उन्हें किसी किसान से गुड़ की आपूर्ति की जरूरत पड़े, उन्हें मुफ्त कामगारों की जरूरत पड़ेगी, कुछ महिलाओं, आदमियों और टोकरियों की जिसमें वो मूंगफली और गुड़ रख सकें। अगर ये सब वो सोच रहे हैं, या शायद कुछ पैसे जिनसे वो कैल्शियम सप्लीमेंट खरीदें, या शायद कोई वाहन चीजों के लाने ले जाने के लिए। और पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें सब चीजों पर नजर रखनी होगी और संभावित मुश्किलों की सूची बनानी होगी जो आप पूरी योजना बनाने की प्रक्रिया में सोच सकें। तो ये कुछ उदाहरण थे। आप और भी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।